नमस्कार, मैं सुमन श्री। स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में करंट्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को मैंने इसमें लिया है और अभी हाल ही में होने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ये इम्पोर्टेंट होंगे और मैंने सेलेक्ट किए हैं और आशा है कि आपको जो ये वीडियो है वो ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न उत्तर के टॉपिक को। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। देश के टॉप 10 पुलिस थानों में राजस्थान के कितने थानों को शामिल किया गया है और उनके नाम क्या हैं? तो देश के टॉप 10 पुलिस थानों में बात हो रही है राजस्थान, और राजस्थान के भी कितने जो थाने हैं उनको शामिल इसके अंदर किया गया है। तो वो हैं 2 थाने हैं। कौन कौन से नाम हैं इनके? तो पहले स्थान पर है कालू, जो ये बीकानेर राजस्थान का है, और दूसरे नंबर पर अगर हम 7वें नंबर की बात करें तो लाखेरी, जो बूंदी राजस्थान में है। तो ये 2 जो थाने थे राजस्थान से संबंधित हैं और इनका नाम जो पहले नंबर पे है कालू और 7वें नंबर पर आता है लाखेरी। तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात करते हैं कि पहले स्थान पर जब कालू बीकानेर का है जो राजस्थान से संबंधित है, तो दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो ये जो थाने हैं जिनको टॉप 10 देश के टॉप 10 पुलिस थानों में स्थान मिला है, दूसरे स्थान पर है कैंपबेल वे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, और तीसरे नंबर पे है फरक्का जो पश्चिम बंगाल का है। अब यदि आप राजस्थान से संबंधित कोई प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए जो प्रश्न है वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसी तरह से इस वीडियो में मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सेलेक्ट किए हैं मैंने आपके अभी हाल ही में होने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से। तो जाहिर है आपको इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद जरूर आपको मदद मिलेगी। अब अगला जो प्रश्न है वो है 27 दिसंबर 2018 नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन से जिले का रहा है? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसने इसमें जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसमें इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, या यूं कह लीजिए कि पहला स्थान प्राप्त किया है? तो कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का कौन सा जिला है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? वो है विरुधनगर। अब पहले स्थान की जब बात हो जाती है तो हमें दूसरा और तीसरा भी याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पहला ना पूछ करके मान लीजिए दूसरा या तीसरा पूछ लिया जाए, तो हमें वो भी याद होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर जो है नुआवाड़ा जो ओडिशा का है, और तीसरे नंबर पर है सिद्धार्थनगर जो उत्तर प्रदेश का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी से संबंधित जो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सबसे कम सुधार करने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर मैंने 107वां, 108 और 109वें स्थान पर कौन कौन से ऐसे जो जिले थे जिन्होंने सुधार कम किया था उनके नाम हैं। तो 107वें स्थान पर है कीफ्री जो नागालैंड का है, 108वें स्थान पर गिरिडीह जो झारखंड का है, और 190वें स्थान पर है चित्रा जो झारखंड का है। तो यहाँ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत हमने शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले जिले देखे और सबसे कम सुधार करने वाले जिलों के नाम को भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो कार्यक्रम था वो उसको कब से शुरू किया गया था, कब इसकी स्थापना हुई, कब इसका शुभारंभ हुआ, किसने किया था? तो आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ जो था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और कब किया था? 5 जनवरी 2018 को। अगला जो प्रश्न है उसके ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीति आयोग का। नीति आयोग द्वारा सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण की स्थिति के आधार पर तैयार किया गया सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में सबसे बेहतर प्रदर्शन किन राज्यों का रहा है? ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने जो है इस सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, या यूं कह लीजिए कि इनका जो प्रदर्शन था वो बेहतर रहा है? तो वो हैं दो जो राज्य हैं वो हैं, पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा है केरल। अब ये प्रश्न इसी से संबंधित है कि सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले जो राज्य थे वो कौन कौन से थे? तो असम, बिहार और उत्तर प्रदेश, इनका जो प्रदर्शन था वो कोई खास अच्छा नहीं रहा। तो ये भी इसी से संबंधित है। अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग द्वारा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण की स्थिति के आधार पर तैयार किया गया सतत
विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले जो राज्य थे वो कौन कौन से थे? तो याद रखें आप, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश। और अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से थे, तो हिमाचल प्रदेश और केरल। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 25 दिसंबर 2018 पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो 100 रुपए का जो सिक्का था वो जारी किया गया था। और आपको याद होगा 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये है कि लोकसभा में 32 वर्ष पुराने किस कानून को संशोधित कर पारित किया गया था? ऐसा कौन सा कानून था जो 32 वर्ष पुराना था और अब इसमें संशोधन कर दिया गया है? तो वो जो संशोधन कानून है वो कौन सा था? उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018, इसमें संशोधन किया गया है। अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न ये है कि कृषि निर्यात नीति वर्ष 2018 जो है ये लागू हो गई है। प्रश्न ये है कि वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को वर्तमान में यानी इस समय 30 अरब डॉलर से बढ़ा करके कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो उसका जो लक्ष्य रखा गया है वो है 60 अरब डॉलर का। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि कृषि निर्यात नीति वर्ष 2018 में कितनी बातों पर बल दिया गया था? तो दो प्रमुख बातें इन्होंने बताई थी कृषि निर्यात नीति वर्ष 2018 में। एक तो है रणनीति और दूसरी थी इसका संचालन। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2017-18 में जो छोटे उद्योगों के उत्पाद का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? यानी कि वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में छोटे उद्योगों के उत्पाद का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो वो है 7.5%। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व का 7वां सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क बना है। तो विश्व का 7वां सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क जो बना है वो कहाँ का है? वो है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली का है दिल्ली मेट्रो। अगर ये सबसे विश्व का सबसे जो व्यस्त मेट्रो नेटवर्क है तो फिर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ के हैं? तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो है वो है टोक्यो, सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क वाला है। दूसरे स्थान पर है मॉस्को और तीसरे स्थान पर है शंघाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्तीय वर्ष 2018 और 19 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.8% से घटाकर कर दिया है। तो इन्होंने अपनी जो जीडीपी की दर का जो अनुमान लगाया था, रेटिंग एजेंसी है फिच, इसने चालू वित्तीय वर्ष 2018 और 19 के लिए भारत की जीडीपी दर का जो अनुमान है वो 7.8% से घटा करके अब कर दिया है 7.2%। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो रेटिंग एजेंसी है फिच, इसने वित्तीय वर्ष 2019-2020 में भारत का आर्थिक विकास कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने अनुमान लगाया है वर्ष 2019 और 20 में भारत का जो आर्थिक विकास है वो कितना अनुमान लगाया था? 7.1%। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2020 और 2021 में भी यही 7.1% रहने का अनुमान है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ने रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में भारत को
कौन सी रैंक प्रदान की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर जो ये प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018, इन्होंने अपनी एक जो है रिपोर्ट जारी की है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी कर दी है। और इस रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, यानी कि भारत को कौन सा स्थान इसमें दिया गया है। तो आपको देखें 108वां स्थान जो है वो भारत को इस सूचकांक रिपोर्ट में जो जारी किया गया था उसमें स्थान मिलता है भारत को 108वां। वर्ष 2017 में भी भारत का 108वां ही स्थान था। और आप याद रखें वर्ष 2018 में भी भारत का वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 108वां स्थान भारत को प्राप्त है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी से संबंधित है। वर्ष 2018 के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में पहला स्थान पाने वाला कौन सा देश है, या कौन सा देश इसमें पहला स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है? तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड अगर पहला स्थान प्राप्त करता है तो जाहिर सी बात है हमें दूसरा और तीसरा जो स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं उनका नाम भी याद होना चाहिए। तो दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर आता है फिनलैंड। तो इसी तरह से आप याद रखें भारत का जो स्थान मिला था इसमें, तो वो 108वां स्थान प्राप्त है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में। और अब इसमें अगर हम कहें कि पहला स्थान प्राप्त करने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो वो है आइसलैंड। और दूसरा और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे और फिनलैंड। अगला जो प्रश्न है वो अक्सर ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई कोई भी जो सूचकांक तैयार की जाती है या कोई सूची तैयार की जाती है तो उनमें कितने राष्ट्र थे। और यदि हम भारत यानी कि हम भारत में रहते हैं तो हमें हमारे भारत की स्थिति का उसमें पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न इसी से संबंधित है। प्रश्न है कि विश्व के कितने राष्ट्रों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक तैयार किया गया था। यानी कि इस सूची में जब ये सूची तैयार की गई थी, यूँ कह लीजिए कि जब ये सूची बन रही थी या बनाई गई थी तो कितने राष्ट्रों को इसके अंदर मिलाया गया था, या यूँ कह लीजिए कि इसको शामिल किया गया था। तो 149 राष्ट्र हैं, उन पर ये काम किया गया था और बाद में फिर उनको स्थान दिया गया था कि पहला स्थान कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा और भारत का कौन सा होगा, या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका कौन सा स्थान होगा। तो ऐसे अक्सर प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने किस देश के साथ मुद्रा की अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता जो था वो अभी हाल ही में हुआ था। तो अक्सर ये जो प्रश्न है जैसे करंट्स में पूछ लिए जाते हैं कि भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है, किस बात को लेकर के ये समझौता हुआ है। तो इसी तरह से भारत की जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी ने किस देश के साथ मुद्रा की अदला बदली के समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। इनके साथ हमारी भारतीय मुद्रा की जो अदला बदली है उसके उसके बारे में जो है समझौता हुआ है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का निर्यात करने वाला राष्ट्र वर्ष 2019 में तेल निर्यातक देशों का समूह ओपेक से जनवरी 2019 में बाहर हो गया है। देखिए जहाँ तक मेरा जो प्रश्न बनाने का जो तरीका है उसमें ये होता है कि बहुत सारे प्रश्नों के आंसर और प्रश्न के बनाने के साथ साथ उसमें आपके आंसर काफ़ी सारे आंसर जो होते हैं वो उसके उसी के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए जो ओपेक है वो क्या है, तो तेल निर्यातक देशों का एक समूह है, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्रश्न और उनके जो आंसर हैं वो आपको इसी के साथ मिल जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने जो ये प्रश्न बनाया था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड में अगर आप सेकंड पेपर यानी हिस्ट्री से अगर आप देंगे तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चैप्टर है, तो उस हिसाब से ये जो प्रश्न है वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। प्रश्न ये है कि विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का निर्यात करने वाला राष्ट्र वर्ष 2019 में जो है तेल निर्यातक देशों का समूह ओपेक से जनवरी 2019 से बाहर हो गया है। तो ऐसा कौन सा जो है देश है जो इस ओपेक समूह से बाहर हो गया है? वो है कतर।
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला जो प्रश्न है वो शायद मैंने अगली जो वीडियो थी करंट्स के जब मैंने प्रश्न डाले थे तो उसमें भी इस प्रश्न को मैंने शामिल किया था, और आज भी मैंने इस प्रश्न को इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि अक्सर ऐसे जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि किस देश ने चंद्रमा की अंधेरी सतह के अध्ययन के लिए यान भेजा है, और उस चंद्र मिशन का जो नाम है वो क्या है। तो देखिए, चंद्रमा की अंधेरी सतह का अध्ययन करने के लिए आपको याद होगा एक चांग E4 करके यान भेजा है, लेकिन किस देश ने भेजा है, तो वो है चीन। चीन ने चंद्रमा की अंधेरी सतह पर अध्ययन करने के लिए यान भेजा था, चांग E4। यानी कि धरती से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसका एक भाग जो है हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसी के अध्ययन के लिए चीन ने जो है चांग E4 नाम से जो है एक मिशन तैयार किया गया था, ताकि वो इसका अध्ययन करेगा, उसके बारे में ये है। तो ये प्रश्न जो है इस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो कैसे भी पूछे कि किस देश ने चंद्रमा की अंधेरी सतह के अध्ययन के लिए कोई यान भेजा है, कौन सा यान है, उसका नाम क्या है, तो आप याद रखें चीन ने जो है ये है भेजा है। तो इम्पोर्टेंट जो है ये प्रश्न बन जाता है। अगला जो प्रश्न है वो भी इस से ही संबंधित है कि उस संचार उपग्रह का नाम जिसे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना आधुनिक संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, पृथ्वी की कक्षा में उसे स्थापित भी कर दिया है, तो उसका नाम क्या है, तो वो है GSAT-7A संचार उपग्रह है। और इसे इसरो ने और ज़्यादा इसे आधुनिक संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक और बनाने के लिए इसे लॉन्च किया है। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से संबंधित है। प्रश्न है कि इसरो द्वारा GSAT-7A को किस रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है। कोई भी जब उपग्रह भेजा जाता है तो किस यान से भेजा गया है, कहाँ से उससे भेजा गया है, कितना भारी है, कितनी इसमें लागत आई है, कितना वजनी है, अक्सर इससे प्रश्न बनते हैं। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि इससे संबंधित भी ये प्रश्न बन सकता है कि इसरो ने जो अभी हाल ही में GSAT-7A को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है तो उसे किस रॉकेट से भेजा गया था। तो आप याद रखें GSLV F11 श्रीहरिकोटा से इसे भेजा गया है। इसी तरह से ये जो उपग्रह है इसकी जो काम करेगा, यानी कितने वर्षों तक ये काम करेगा, यानी 8 वर्ष तक ये काम करने वाला है। इसी तरह से इसके अगर लागत की बात करें तो 500 से 800 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न जो है बनते भी हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से संबंधित है कि देश का सबसे भारी व अत्याधुनिक संचार उपग्रह जिसे फ्रांस के अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है वो है GSAT-11। GSAT-11 जो है देश का सबसे भारी है, अत्याधुनिक संचार उपग्रह भी है, लेकिन इसे फ्रांस के अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंच गुयाना से इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, उसका नाम है GSAT-11। तो आप याद रखें इसे। और इसका जो भार है वो करीब 5,854 किलोग्राम है। लागत इसकी मान लीजिए बताई गई है 500 करोड़। और इसकी जो समय अवधि है वो करीब कितने वर्षों तक ये काम करेगा, तो ये 15 वर्षों तक काम करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह 8 वर्षों के लिए भेजा गया था उपग्रह GSAT-7A 8 वर्षों के लिए। और जबकि हम बात यहाँ पर जो कर रहे हैं अत्याधुनिक, देश का सबसे भारी और अत्याधुनिक जो संचार उपग्रह है GSAT-11, यह करीब 15 वर्षों की अवधि के लिए काम करेगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न है कि सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों से लैस करने हेतु कितने करोड़ के रक्षा उत्पादों की खरीदी को मंजूरी दी है। तो इसमें जो है सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण यानी बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियार हों, आधुनिक उनके पास रक्षा उपकरणों से हमारी जो सेना है वो लैस हो, और इसके लिए कितने करोड़ रुपयों के रक्षा जो उत्पाद हैं उनकी खरीद को जो है मंजूरी दी है केंद्र ने। तो आप याद रखें 3,000 करोड़ रुपयों की इसकी मंजूरी मिली है। अगला जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है फोर्ब्स जो अमेरिका की प्रसिद्ध मैगजीन्स है
तो फोर्ब्स मैगजीन्स की विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है? तो इसमें कितनी ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्हें इसमें स्थान मिला है? तो वो हैं 4 महिलाएं। और फोर्ब्स जो मैगजीन है वो अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध मैगजीन है, और वो अक्सर जैसे कि विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति के कौन है, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो महिला हैं उनके बारे में अक्सर ये जो अपनी रिपोर्ट है, सूची है, वो जारी करता है। तो इस वर्ष की बात करें तो फोर्ब्स जो मैगजीन्स है उसने विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है? तो वो हैं 4। अब वो जो 4 महिलाएं हैं सबसे ताकतवर, वो कौन कौन सी हैं और उनके नाम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है HCL की CIO जिन्हें 51वीं रैंक मिली है, रोशनी नाडर हैं। बायोकॉन की संस्थापक जो दूसरे नंबर पर हैं, इनको 60वीं रैंक मिली है, किरण मजुमदार शाह जो है 60वीं रैंक है इनकी। और HT मीडिया प्रबंध निदेशक हैं, इन्हें 88वीं रैंक मिली है, शोभना भारतीय। और चौथे नंबर पर है बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें 94वीं रैंक मिली है, वो है प्रियंका चोपड़ा। तो इस तरह से जो 100 विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की जो सूची थी उसमें 4 भारतीय जो महिला हैं वो ये हैं, इनके नाम ये हैं, एक बार आप जरूर आराम से देख लेना। और अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से संबंधित है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ भारतीय महिलाओं की बात करी है। अब हम विश्व में देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी जो महिलाएं हैं उन्होंने इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की फोर्ब्स मैगजीन की सूची में लगातार 8वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त करने में कौन रही हैं? तो वो हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। देखिए, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की फोर्ब्स मैगजीन सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में कौन सफल रही हैं? तो वह जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल। और ये भी पूछा जा सकता है कि लगातार वे 8वें वर्ष शीर्ष स्थान पर ही रही हैं, ऐसी कौन सी महिलाएं हैं विश्व की? तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ही हैं। ठीक है, तो अब तक कुल 13 बार ये शीर्ष स्थान ले चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें इस सूची के अंदर दूसरा और तीसरा जो स्थान है वो किससे मिला है? तो ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे, इनको जो स्थान दिया गया है वो इस सूची में, वो है दूसरा। और तीसरे स्थान पर है IMF की MD हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, इन्हें ये तीसरा स्थान मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब जो ये प्रश्न है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न को यहाँ जो शामिल करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगला जो ये प्रश्न है वो संसद से है कि भारत की संसद का वर्ष 2018 का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चला? तो ये भी याद होना चाहिए कि जो वर्ष 2018 का जो संसद का शीतकालीन सत्र था वो 11 दिसंबर 2018 से शुरू होकर के और 8 जनवरी 2019 तक चला। याद रखें आप, संसद का जो शीतकालीन सत्र था उसका जो समय है, शुरुआत हुई थी उसकी, वो 11 दिसंबर 2018 से ही शुरू हुआ था और 8 जनवरी 2019 तक ये चला। तो 29 दिन के इस सत्र में अगर देखें तो संसद की 20 बैठकें हुई थी, 46 विषयों पर चर्चा हुई थी, जिसमें से 45 विधेयक थे और एक वित्तीय विषय था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस राज्य में कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन नागर विमान मंत्री सुरेश प्रभु और वहाँ के जो CM हैं P विजयन ने संयुक्त रूप से किया है? क्योंकि ये जो प्रश्न बनाया है इसी में मैंने हिंट भी दी हुई है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जब बन जाते हैं तो थोड़ी सी हिंट से भी हम पकड़ सकते हैं कि हाँ हमने कहीं पढ़ा था। तो वहाँ जैसे कि के जो CM है P विजयन, ये कहाँ के CM हैं, मुख्यमंत्री कहाँ के? केरल के हैं। अगर हम बात करें कि जो नागर विमान मंत्री हैं वो कौन है? सुरेश प्रभु हैं। तो बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं उसमें मैं बहुत सारे प्रश्नों को शामिल कर लेती हूँ ताकि उनके जो उत्तर हैं वो आपको इसी के अंदर मिल जाए। तो अब प्रश्न ये बन गया कि किस राज्य में कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन
जो था नागर विमान मंत्री सुरेश प्रभु, और वहाँ की जो मुख्यमंत्री थे पी विजयन ने संयुक्त रूप से किया था। कहाँ पर? तो वो राज्य है केरल। अगला जो प्रश्न है वो है कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री जिनका 18 दिसंबर 2018 को निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है तुलसी गिरी। अगर प्रश्न ये मान लीजिए, कई बार क्या होता है कि मिलान करने वाले प्रश्न भी एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे तुलसी गिरी हैं, नेपाल के मुख्यमंत्री हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, तुलसी गिरी जो हैं एक संत हैं, तो वहाँ मिलान करने वाले प्रश्न में भी हो सकता है, ऑप्शन में भी हो जाए कि जैसे नेपाल के पहले प्रधानमंत्री जिनका 18 दिसंबर 2018 को निधन हो गया, संत हैं, राजनीतिज्ञ हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या हैं? तो याद रखें तुलसी गिरी जो है नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे और उनका भी हाल ही में 18 दिसंबर 2018 को निधन हो गया था। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के जो भाषण है, उन भाषणों के संग्रह वाली पुस्तक का नाम क्या है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कभी किसी एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिले, क्योंकि अभी संस्कृत विभाग से जब ये एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें भी मैंने जब करंट्स के वीडियो डाले थे तो 2-3 प्रश्न जो थे उन वीडियो से ही जो प्रश्न मैंने बनाए थे वो पूछे गए थे। तो इसी तरह से मैंने जो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हुए चले जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि कौन पूछेगा, लेकिन कई बार वो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का, तो उनके भाषणों के संग्रह वाली एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है द रिपब्लिकन एथिक। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं ऐसे वाले। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है महेंद्र सिंह सिंघवी, ये है। और अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत जोर दे करके आपसे कह रही हूँ कि ऐसे जो प्रश्न है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और मेरा जो प्रश्न बनाने का जो तरीका है वो प्रश्न में 2-3 तरह के जो प्रश्न होते हैं और उनके आंसर उसी के अंदर होते हैं। यहाँ पर भी मैंने जो ये प्रश्न बनाया है बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019। प्रश्न ये है कि 12 जनवरी 2019 युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नई दिल्ली में 24 महीने तक चलने वाला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आराम से धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा है क्योंकि इसी प्रश्न में 3-4 और क्वेश्चंस बन सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 इसकी थीम क्या है, और यह इसकी जो थीम है, पहले मैं इसकी थीम पढ़ देती हूँ। नए भारत की आवाज़ बने, समाधान करें और नीति में अपना योगदान दें। तो ये इसकी थीम है। प्रश्न कैसे बन सकता है? नए भारत की आवाज़ बने, समाधान करें और नीति में अपना योगदान दें, यह थीम है। प्रश्न बन गया। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 इसका जो आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसकी जो थीम मैंने पढ़ के बताई, ये किससे संबंधित है और कितने महीने ये चलने वाला है, तो मैंने यहीं इसके क्वेश्चंस में बना दिया भाई ये 24 महीने चलेगा। अच्छा, कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किसने किया है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया है। खेल मंत्री हैं, युवा कार्य हैं के, और बहुत सारे जो प्रश्न है वो ऐसे ही बनते हैं, आप याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विषय के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारी वीडियो जो है इस पर अपलोड है, सुमनश्री एजुकेशन चैनल। अगर आप इसे टाइप कर भी खोलेंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर करंट से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं। इसी तरह से राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जब भी आप सुमनश्री एजुकेशन चैनल खोलेंगे तो उसमें एक वीडियो सुमनश्री के नाम से और है, तो वो जिसमें एक लड़की जो है गाना गाती हुई दिख रही है, किसी ने मुझे बताया था। तो देखिए वो जो वीडियो है वो मेरा नहीं है, वो शायद बीच में है,
उसके नीचे रविकांत करके लिखा हुआ है। तो किसी ने पूछा कि यह जो वीडियो है वो आपका है, तो बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं है। हाँ, जब भी आप सुमन श्री एजुकेशन डालेंगे तो निकल कर जो है चैनल आ जाएगा, और उसमें प्लेलिस्ट या फिर आप आइकॉन पर भी, अगर आप ऐसा आइकॉन बना हुआ है उस पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आप सीधे ही उसकी प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कोई वीडियो जो है वो मेरा नहीं है, और शायद वो बीच में आया हुआ है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। और अगला जो प्रश्न है हम उसकी ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1817 ईस्वी पाइका विद्रोह जो ब्रिटिश राज के विरुद्ध हुआ था, इसका संबंध किस राज्य से है? जिसके 200 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था 24 दिसंबर 2018 को। तो यहाँ पर एक दो प्रश्न जो है आराम से बनते हैं, उनके आंसर भी हैं कि इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो वो है ओडिशा। आप याद रखें 1817 में पाइका जो विद्रोह हुआ था वो ब्रिटिश राज के विरुद्ध हुआ था, और इसका जो विद्रोह का जो संबंध है किस राज्य से है, तो आप याद रखें ओडिशा। अगर तारीख की बात करें तो 24 दिसंबर 1817 को यह विद्रोह हुआ था, और 24 दिसंबर 2018 को एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी हुआ था, और इस विद्रोह के पूरे 200 वर्ष पूरे हो चुके थे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1817 ईस्वी में जो पाइका विद्रोह था ब्रिटिश राज के विरुद्ध था, और इसके 200 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसका जो संबंध है पाइका विद्रोह का वो कहाँ से है, तो ओडिशा से है। मान लीजिए 200 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्मारक सिक्का डाक टिकट जारी किया था, तो वो किससे संबंधित है, कौन सा जो विद्रोह हुआ था जिसके अभी हाल ही में 200 वर्ष पूरे हो गए हैं, और आपको तारीख दे दी जाए तो आप याद रखिए 1817 का पाइका विद्रोह है, और इसका जो संबंध है वो ओडिशा से है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यह है कि वैश्विक पासपोर्ट पावर रैंक 2018 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो प्रश्न क्या है, वैश्विक पासपोर्ट पावर रैंक 2018, इसमें भारत को जो स्थान है या इनकी जो रैंक दी गई है वो कौन सा है, तो वो है 67वां स्थान भारत को मिलता है। अब बात यहाँ करते हैं कि पहला स्थान किसे मिला है, तो यहाँ पर पहला स्थान है संयुक्त अरब अमीरात को मिला है वैश्विक पासपोर्ट पावर रैंक 2018 में। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2019, इस सूचकांक में भारत को स्थान मिला है, कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है जो है भारत को मिला है। और अगर हम पहले स्थान की बात करें तो वो है पिटोरिका, इसे पहला स्थान मिला है। देखिए यहाँ पर हमने बात की थी वैश्विक पासपोर्ट पावर रैंक, इसमें 67वां स्थान भारत को मिलता है, पहला स्थान संयुक्त अरब अमीरात को। अब जो ये प्रश्न है दूसरा वो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, इसमें भारत को स्थान मिलता है 14वां, पहला स्थान पिटोरिको का है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि ये जो प्रश्न है और इसमें कौन कौन से स्थान भारत को मिलते हैं, किस में मिलते हैं, किसके द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ये जो ऐसे प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मुझे लगा इसलिए मैंने इसे जो है इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि आपके अगर मान लीजिए अगर फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में अगर आप देखेंगे तो उसमें राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं, तो हो सकता है ये प्रश्न इस हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं लगे, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे यहाँ शामिल कर लिया। प्रश्न क्या है, प्रश्न है नेशनल वुमेन्स पार्टी ये बनाई गई है, देश में पहली बार केवल महिलाओं के लिए एक राजनीतिक पार्टी जो थी वो लॉन्च की गई है। प्रश्न यह है कि इसके जो अध्यक्षता हैं वो कौन है, किसे का जो अध्यक्ष बनाया गया है पहली बार, तो वो है श्वेता सेट्टी उनका नाम है। इन्हें नेशनल वुमेन्स पार्टी राजनीतिक पार्टी है, इसकी पहली अध्यक्षता जो बनी है वो है श्वेता सेट्टी है। अगला जो प्रश्न है वो है करप्शंस यानी भ्रष्टाचार पर। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2018 द्वारा जारी सूची में भारत का स्थान रहा है,
तो इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो रिपोर्ट है उसमें जो जारी है, सूची जारी हुई है, उसमें बात हो रही है भारत के स्थान की। तो आप याद रखें, भारत को इसमें स्थान मिला है, वो है 78वां। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2018, इस सूची में भारत को स्थान जो मिला है वो मिला है 78वां। इससे संबंधित जितने भी मैंने जो स्थान बताए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार में हो, चाहे वो जो है वैश्विक पासपोर्ट पावर रैंक में हो, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हो, जिसमें भी भारत को जो स्थान मिला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसमें अलग अलग उस पर कौन कौन से को स्थान दिया गया है। इसी तरह से अब हम बात करें इसमें करप्शंस की, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में अगर भारत के स्थान की हमने बात कर ली कि 78वां जो स्थान था वो भारत को मिला था, और 2017 में भारत का स्थान 81वें स्थान पर था। और अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो स्थान है वो किस किस का है। तो देखिए, इसमें जो पहले स्थान पर है वो डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, और तीसरे स्थान पर 4 ऐसे जो देश हैं जिसमें है फिनलैंड है, सिंगापुर है, स्वीडन है और स्विट्जरलैंड है। इस तरह से यहाँ पर जो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2018 है वो सूची जारी की गई थी। सबसे भ्रष्ट जो देशों में स्थान की अगर मैं बात करूँ तो 78 स्थान पर है, और लास्ट 2017 में यानी 2017 में भारत 81वें स्थान पर था, और अभी इसका जो स्थान है 78 अभी बताया गया है 2018 का। और इसी तरह से सबसे भ्रष्ट देशों की जो सूची में पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, और तीसरे स्थान पर जो 4 जो देश हैं वो है फिनलैंड है, सिंगापुर है, स्वीडन और स्विट्जरलैंड है। आज के इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जो सेलेक्ट किए मैंने आपके लिए, जो भी आने वाली जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न आपको ज़रूर मिले, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो लास्ट टाइम जब जितने भी मुझे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट लगते हैं क्वेश्चंस उनको मैं शामिल ज़रूर करती हूँ, और वो आते भी हैं। अभी लास्ट टाइम में भी जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी करंट्स के बहुत सारे जो प्रश्न थे वो आए थे, लिख कर दिए। कई स्टूडेंट्स बता देते हैं, कई स्टूडेंट बताते भी नहीं हैं कि कौन कौन से जो प्रश्न थे वो आपके मिले। तो आप ज़रूर बताएं कौन कौन से प्रश्न आपके किसी एग्ज़ाम में अगर मिलते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट्स करें। और देखते रहें आप सुमनश्री एजुकेशन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अपने मित्रों को, दोस्तों को बताते रहें। हिंदी विषय से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो वो देखें, वीडियो है इसके अंदर। राजस्थान जीके से संबंधित भी वीडियो हैं, करंट्स के भी वीडियो इसके अंदर हैं, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें सुमनश्री एजुकेशन चैनल। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।